तो एक बार फिर से सभी को जय हिंद। और आज मैं जो आपका टेस्ट सीरीज चल रही है, आपकी मॉक टेस्ट जो चल रहे हैं आपके, उस श्रृंखला में मैं आपके लिए लेके आया हूँ मॉक टेस्ट नंबर 22। ठीक है, जो आपका काफी जो आने वाले एग्जाम है उनमें काफी आपका जो है मददगार रहेगा। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछ रहा है इसमें। आइडेंटिफाई द एरर इन द सेंटेंस। वाक्य दिया गया है ये रहा, इसमें आपको क्या पहचानना है, गलती कहां पर है। तो शी डिड नॉट न्यू अबाउट द सरप्राइज पार्टी। जो सरप्राइज पार्टी दी गई थी उसको उसके बारे में नहीं पता था। तो डिड बच्चों देखो किसकी फॉर्म होती है, डू की फॉर्म होती है। और डू फॉर्म का नेम होता है, डू आ जाए इसकी कोई फॉर्म आ जाए इसके बाद में कोई वर्ब आएगी तो क्या लेगी, फर्स्ट फॉर्म लेगी। तो डिड के बाद में ये क्या दिया है, सेकंड फॉर्म दिया है। ठीक है, जबकि आना क्या चाहिए, फर्स्ट फॉर्म में आना चाहिए। किताबों में इस तरह से आपको लिखा गया है, कई लोग इस तरह से आपको रटाते हैं कि डिड नॉट के बाद में फर्स्ट फॉर्म आती है, मतलब पास्ट इंडेफिनिट अगर नेगेटिव होगा और इंटरोगेटिव होगा तो डिड आएगा और वर्ब जो आएगी फर्स्ट फॉर्म में आएगी। जो भी आपको बेहतर तरीका लगाओ उसको आप समझ लीजिए। कुल मिला के यहाँ पे न्यू की जगह क्या आएगा, नो आएगा। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म आएगी, क्या आएगी, न्यू की जगह नो आएगा। ठीक है, चलो एक मिनट। ठीक है, तो न्यू की जगह क्या कर देंगे आप, नो कर देंगे। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है चूज द करेक्ट प्रेपोजिशन, यानी आपको सही प्रेपोजिशन का जो है चुनाव करना है। ही इज गुड डैश मैथमेटिक्स। देखो जब सामान्य बात होती है, जब जनरल बात होती है, मैथ्स की बात हो, इंग्लिश की बात हो, किसी की भी बात हो तो हम क्या लगाते हैं, एट लगाते हैं। वही अगर बात हो स्कूल में या परफॉर्मेंस में, जैसे क्लास में परफॉर्मेंस में मैथ्स में अच्छा है, तब हम इन लगाते हैं। ठीक है, यहाँ पे जनरल बात हो रही है तो आप क्या लगा दोगे, एट लगा दोगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए जरा। चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी क्रिया का उचित फॉर्म, आपको उचित जो रूप है कौन सी फॉर्म होगी, फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी है, या कौन सा टेंस आएगा वो आपको चुनाव करना है। बाय द टाइम वी अराइव्ड द शो डॉट डॉट डॉट। देखो जब पास्ट में दो कार्य होती है जिनमें एक पहले हो और एक बाद में, तो जो कार्य पहले होता है वो पास्ट परफेक्ट में बनता है और जो बाद में होता है वो पास्ट इंडेफिनिट में बनता है। यानी जो पहले आएगा वो हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगा, थर्ड फॉर्म में आएगी वर्ब, और जो बाद में होगा वो वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो जिस समय तक हम पहुंचे थे तब तक क्या है, जो शो क्या है वो चालू हो चुका था। तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म वाला तो दिया हुआ है, अब क्या चाहिए हमें, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो हैड स्टार्टेड, आंसर आपका हो गया अगेन बी। ठीक है, चलो अगला देखिए। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट आर्टिकल। अब आपको सही आर्टिकल का इस्तेमाल करना है, ए एन द में से। सी इज डैश ऑनेस्ट गर्ल। ऑनेस्ट अब आपको दिख रहा है यहाँ पे एच। अब आपने पढ़ा है कि वॉवेल के लिए लगाते हैं हम एन और कॉन्सोनेंट के लिए लगाते हैं हम ए, लेकिन वॉवेल से शुरुआत होने पर नहीं, वॉवेल साउंड दे तब एन लगाते हैं और कॉन्सोनेंट साउंड दे तब ए लगाते हैं। फिलहाल जो ऑनेस्ट है उसको हम कैसे लिखते हैं, ऑनेस्ट, ओ क्या है ये, वॉवेल, तो क्या लगाएंगे हम, एन लगाएंगे। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। बहुत आसान होता है, इंग्लिश एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है आपके लेवल पे। ठीक है ना, तो आपको बस ध्यान से पढ़ना, अच्छे से पढ़ना है और अच्छा स्कोर आपका आ जाएगा। ठीक है, स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। ठीक है, चलो अगला देखो जरा। चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस। अब आपको पैसिव बनाना है इसका। दे कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट ऑन टाइम। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट इतने का बना दो, ये अदर वर्ड्स, इनको जैसा का तैसा रखते हैं। तो यहाँ पे ये सब्जेक्ट बन जाएगा, तो द प्रोजेक्ट, अब ये क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट है तो किसकी हेल्पिंग वर्ब लेगा, कॉन्टिन्यूअस की, वॉज और वर्ब में से कोई लेगा। प्रोजेक्ट कैसा है, सिंगुलर है तो वर्ब तो लेगा नहीं, क्या लेगा, फिर वॉज लेगा। तो द प्रोजेक्ट वॉज, अब कंप्लीटेड का थर्ड फॉर्म भी कंप्लीटेड ही होता है, तो द प्रोजेक्ट वॉज कंप्लीटेड, द प्रोजेक्ट हैड कंप्लीटेड, द प्रोजेक्ट कंप्लीटिंग। लो आपका आंसर ये हो गया, द प्रोजेक्ट वॉज कंप्लीटेड ऑन टाइम बाय दैट, आंसर आपका ये हो गया। ठीक है, चलो अगला देखिए। सिलेक्ट द सिनोनिम ऑफ कॉन्सिल। कॉन्सिल का मतलब होता है आपका छिपाना। क्या मतलब होता है इसका, छिपाना। और इसका हमें क्या पूछा है,
सिनोनिम। रिवील का मतलब होता है दिखाना, उजागर करना। हाइड का मतलब होता है छुपाना। एक्सपोज का मतलब होता है किसी का पर्दाफाश कर देना। और डिस्क्लोज का मतलब होता है कोई चीज होती है उसको पब्लिक में ले आना, मतलब दिखा देना। तो यहाँ पे आंसर आपका क्या हो जाएगा? हाइड, बी। ठीक है, सिनोनिम। अगला क्या पूछा? सिलेक्ट द एंटोनिम, यानी विलोम शब्द पूछा। किसका? ब्रेव। ब्रेव मतलब होता है बहादुर, तो इसका कायर होना चाहिए। फियरलेस मतलब भी क्या होता है? निडर, तो ये इसका सिनोनिम हो जाएगा। कवार्डली होता है कायर, ठीक है, ये इसका एंटोनिम होगा। और पूछा क्या गया है हमें? एंटोनिम पूछा गया। बोल्ड मतलब साहसी होता है, स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत होता है, तो ये भी नहीं होंगे और ना ही ये होगा। कौन सा होगा? कावर्डली। ठीक है, अगला देखिए 8, सिलेक्ट द सिनोनिम ऑफ एबंडेंट। एबंडेंट का मतलब होता है प्रचुर, पर्याप्त, काफी। स्केर्स मतलब होता है दुर्लभ। प्लेंटीफुल मतलब होता है पर्याप्त, ये इसका होगा। इनसफिशिएंट अपर्याप्त, लिमिटेड सीमित, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? प्लेंटीफुल। ठीक है, अगला देखिए चूज द वर्ड दैट करेक्ट वर्ड विद द करेक्ट स्पेलिंग, यानी 4 शब्द दिए गए, इनमें से एक की स्पेलिंग सही है, बाकी 3 कैसे हैं? गलत है। अकोमोडेट नहीं, डबल एम होता है। अकोमोडेट डबल एम डबल सी सही है, आंसर आपका ये होगा। ठीक है, इसमें क्या है? ए दे दिया है, गलत है। और इसमें सिंगल है, गलत है। तो आपका सही स्पेलिंग क्या होगा? ये होगा। ठीक है, 10वां देखिए जरा, सिलेक्ट द एंटोनिम ऑफ एक्सपेंड। एक्सपेंड का मतलब होता है बढ़ाना, विस्तार करना। ठीक है, पूछा क्या है? इसका विलोम शब्द पूछा है, यानी कम करना, छोटा करना होगा इसका विलोम शब्द। तो देखो इंक्रीज मतलब बढ़ाना, सिनोनिम हो जाएगा। एक्सटेंड मतलब बड़ा करना, सिनोनिम हो जाएगा। एनलार्ज मतलब बड़ा बड़ा करना, सिनोनिम हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट मतलब होता है सिकोड़ना, कम करना। ठीक है, ये हो जाएगा इसका एंटोनिम। इस ये बढ़ाना, ये कम करना, कॉन्ट्रैक्ट। अब आपके पास है पैसेज, इसमें से आपके पूछे गए 5 क्वेश्चन। ठीक है ना, तो चलो पहले इस पैसेज को हम समझ लेते हैं, फिर हम जो प्रश्न पूछे जाएंगे उनका आंसर देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं। द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन विच बिगेन इन द 18th सेंचुरी। औद्योगिकरण, औद्योगिक जो 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 आपकी रिवॉल्यूशन आई थी, क्रांति आई थी, जो कब शुरू हुई थी? 18वीं शताब्दी में शुरू हुई थी। वॉज अ पीरियड ऑफ मेजर इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड इनोवेशन। वो क्या था? एक ऐसा पीरियड था जिसमें क्या था? प्रमुख औद्योगिकरण था और नव निर्माण वाली चीजें थी, नव आचार वाली चीजें थी उसमें, मतलब नई नई चीजें हो रही थी। यानी जो जो औद्योगिक जो क्रांति आई थी, जो कब शुरुआत हुई थी? 18वीं शताब्दी में शुरू हुई थी। वो क्या था? वो एक ऐसा समय था थोड़ा जुकाम हो रहा है, वो प्रमुख औद्योगिकरण और नवाचार का समय था। इट ट्रांसफॉर्म्ड मेनली अग्रेरियन सोसाइटीज इनटू इंडस्ट्रियल इकोनॉमीज। इसने मुख्य तौर पर किसको बदला? किसकी शक्ल बदल दी? किसको बदल दिया? जो खेती से जुड़े हुए जो समाज थे, उनको औद्योगिक अर्थव्यवस्था में बदल दिया। न्यू मशीन्स, फैक्ट्रीज एंड टेक्नोलॉजीज वर इंट्रोड्यूस। नई मशीनें, नए जो फैक्ट्री है और जो तकनीक है वो आई, उनको लाया गया। लीडिंग टू मास प्रोडक्शन एंड इम्प्रूव्ड ट्रांसपोर्टेशन, जिससे क्या हुआ? जो प्रोडक्शन था, जो उत्पादन था, वो बहुत बड़े स्तर पर होने लगा। और जो यातायात का जो 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 तरीका था, वो भी सुधर गया था बहुत। दिस रिवॉल्यूशन बिगेन इन ब्रिटेन। और ये जो क्रांति थी वो कहाँ शुरू हुई थी? ब्रिटेन में शुरू हुई थी। एंड लेटर स्प्रेड टू अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। और बाद में दुनिया के बाकी के हिस्सों में ये फैल गई। स्प्रेड यानी फैलना। अच्छा, अग्रेरियन मतलब जो कृषि से संबंधित होते हैं खासकर, ठीक है ना। ऑल्दो इट ब्रॉट इकोनॉमिक ग्रोथ, हालांकि ये इससे क्या है? जो आर्थिक जो विकास है वो हुआ। इट ऑल्सो लेड टू पुअर वर्किंग कंडीशंस एंड एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। इससे एक और चीज हुई जो नेगेटिव थी, क्या थी? कि जो काम करने की जो जो हालात थे वो खराब थे। और जो पर्यावरणीय जो 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 प्रदूषण था वो भी साथ में लेके आए, क्योंकि इंडस्ट्रीज आई, धुआं वगैरह, केमिकल्स वगैरह रिलीज किए, तो इससे हमारा जो 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 एनवायरमेंट है वो भी पॉल्यूट।
ठीक है, तो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही थे, कुछ ज्यादा तो कुछ कम। चलो पहला क्वेश्चन है 11th नंबर का, व्हाट डिड बिगिन इन 18th सेंचुरी, 18वीं शताब्दी में क्या शुरू हुआ था? इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। मास प्रोडक्शन एंड इम्प्रूव्ड ट्रांसपोर्टेशन नहीं, न्यू मशीन्स नहीं, इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला देखिए, व्हाट वाज वन मेजर कॉन्सिक्वेंस ऑफ द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, जो औद्योगिक जो क्रांति आई थी उसका जो जो मुख्य जो 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 एक प्रमुख जो परिणाम था थे उनमें से क्या था? एक क्या था? डिक्लाइन इन पॉपुलेशन, पॉपुलेशन में कमी है ना, बात नहीं हुई है। रिडक्शन इन ट्रेड, व्यापार में कमी हुई है, बात नहीं हुई है। इम्प्रूव्ड ट्रांसपोर्टेशन, बात हुई है। डिक्रीज इन जॉब अपॉर्चुनिटीज, नौकरियों के अवसरों में कमी आना, नहीं, बात नहीं हुई है। आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, इम्प्रूव्ड ट्रांसपोर्टेशन आया था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो ये रहा, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, वेयर डिड द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन फर्स्ट बिगिन, पहले कहां पे जो औद्योगिक जो क्रांति आई थी वो कहां पे आई थी? तो वो ब्रिटेन में आई थी। देखो कहीं लिखा था ब्रिटेन में आई थी, फ्रांस, जर्मनी, यूएसए नहीं, ब्रिटेन में आई थी। ठीक है, बहुत इजी है। चलो आगे देखो अगला, दैट वाज अ नेगेटिव इफेक्ट, सॉरी, व्हाट वाज अ नेगेटिव इफेक्ट ऑफ द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, इसका नकारात्मक पहलू क्या था? पॉल्यूशन आया था, जैसे पॉल्यूशन हुआ था। ठीक है, इंक्रीज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, ये तो पॉजिटिव हो गया, नहीं। ग्रोथ ऑफ रूरल इकोनॉमी, ये तो पॉजिटिव हो गया, नहीं। एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, सही है। रिडक्शन इन टेक्नोलॉजी एंड एडवांसमेंट्स, नहीं, ये बात नहीं हुई है। क्या होगा आंसर इसका? एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। चलो लास्ट क्वेश्चन ऑफ द पैसेज, which of the following best describes the impact of the industrial revolution, नीचे दिए गए ये चार ऑप्शन है, इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो अच्छे से परिभाषित करता है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को? ओनली पॉजिटिव इफेक्ट्स, केवल पॉजिटिव इफेक्ट्स थे? नहीं भाई, देखो यहाँ पे पॉल्यूशन की भी बात हो रही है, ये तो नेगेटिव है, तो ये खत्म करो। ओनली नेगेटिव नहीं भाई, पॉजिटिव भी हुई है। देखो ये देखो जरा, हाँ ये देखो सारा इम्प्रूव्ड ट्रांसपोर्टेशन और भी चीज है, तो नहीं। नो सिग्निफिकेंट इफेक्ट्स, नहीं, इफेक्ट्स तो हुए थे। बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफेक्ट्स, देखो यहाँ नेगेटिव हो रहा है तो यहाँ पॉजिटिव, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, चलो अब ये है आपके पास क्लोज टेस्ट, जैसे क्लोज पैसेज भी बोल देते हैं। ठीक है, इसमें से भी आपके 5 ऑप्शन है, 16वां क्वेश्चन, 17वां क्वेश्चन, 20वां क्वेश्चन, और भी है 18, 19। ठीक है ना, चलो पहला क्वेश्चन, पहला ब्लैंक क्या आएगा इन 4 ऑप्शंस में से? देखते हैं साइंस के हिसाब से। टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन या नो वन, समय और लहरें किसी का इंतजार नहीं करते। इफ यू डैश योर टाइम यू विल रिग्रेट लेटर, रिग्रेट का मतलब होता है खेद प्रकट करना, खेद होना, किसी को पश्चाताप होना। अब यू विल रिग्रेट लेटर, तो बाद में तुम पछताओगे, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे कुछ नेगेटिव आएगा। अगर तुम टाइम का मतलब नेगेटिव शब्द आएगा, ऑप्शंस के हिसाब से देखते हैं। वेस्ट नेगेटिव है, स्पेंड खर्च करना, यूज पॉजिटिव है, एंजॉय भी पॉजिटिव है, नहीं। तो स्पेंड और वेस्ट में से नेगेटिव ज्यादा कौन सा? वेस्ट है। तो अगर आप अपने समय का बर्बादी करोगे, स्पेंड तो बिताना होता है, खासकर अच्छी चीजों में ही बिताते हैं ज्यादातर। ठीक है, वेस्ट होता है बिताना, बर्बाद करना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? वेस्ट। ऑप्शन कौन सा हो गया आपका? ए हो गया। अगला देखिए, हार्ड वर्क इज द की टू डैश फुल स्टॉप, हार्ड वर्क कठिन परिश्रम किसकी कुंजी है, किसकी चाबी है? असफलता की? नहीं। आलस की? नहीं। सक्सेस की? यस। ठीक है, तो आपका क्या होता है? हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस होता है। तो आंसर आपका क्या हो गया? अगेन बी हो गया। अगला देखिए जरा, दोज हु वर्क, देखो हार्डली तो आएगा नहीं, क्योंकि वर्क हार्ड होता है, हार्डली नहीं होता है, खत्म करो। आगे क्या पढ़ते हैं तब पता चलेगा कि सिंसियरली, स्लोली, लेजीली क्या आएगा, देखते हैं। दोज हु वर्क डैश ऑलवेज सक्सीड, सक्सीड का मतलब होता है सफल होना, और सफल होना यानी कि पॉजिटिव, तो पॉजिटिव है। लेजीली, आलसी रूप से नहीं आएगा। स्लोली, धीमे से करेगा, नहीं आएगा, ये नेगेटिव वर्ड्स है। तो फिर पॉजिटिव क्या बचा? सिंसियरली। जो ईमानदारी से काम करते हैं वो हमेशा जो है सफल होते हैं।
अगला देखते हैं। However, one should also dash a balance between work and rest. हालांकि हर किसी को जो है एक संतुलन बना के रखना चाहिए काम और रेस्ट के बीच में। तो क्रिएट पैदा करोगे बैलेंस नहीं, इंक्रीज बढ़ाओगे बैलेंस नहीं, नेगलेक्ट नकारोगे बैलेंस को नहीं, मेंटेन रखोगे। ठीक है, मेंटेन यानी रखना चाहिए। ठीक है, बनाए रखना चाहिए, रख रखाव रखना चाहिए, रखना चाहिए संतुलन किसके बीच में, काम और रेस्ट के बीच में। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, मेंटेन। लास्ट, अ पर्सन हु इज ऑलवेज डैश इन वर्क में बिकम एग्जॉस्टेड। एक ऐसा व्यक्ति जो हमेशा डैश काम में रहता है में बिकम एग्जॉस्टेड, वो थक सकता है, उसकी ऊर्जा खत्म हो सकती है। ठीक है, तो फ्री होके तो होगी नहीं ऊर्जा खत्म। केयरलेस लापरवाह तो अब होते ही ऐसे, वो क्यों जो है एग्जॉस्ट होंगे, वो लापरवाह तो कोई काम कर रहे हैं तो कर रहे, नहीं तो नहीं कर रहे। वीक होंगे नहीं, बिजी, जो काम में हमेशा बिजी रहेंगे वो थक सकते हैं, थकान उनको हो सकती है। ठीक है, तो ये तो रहा आपका ये आंसर की भी आप देख सकते हो। ठीक है, ये तो रहा आपका टेस्ट नंबर, मॉक टेस्ट नंबर 22। बाकी आगे मैं रोजाना आपके लिए लाता रहूंगा। अगर वीडियो आपको लगता है हेल्पफुल है और अच्छी है तो प्लीज इसको लाइक कर दो, और चैनल को नहीं किया है अभी तक सब्सक्राइब तो इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और मेरी हिम्मत भी आप बढ़ाते रहिएगा। ठीक है ना, थैंक यू एंड जय हिंद।